हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वह है ट्रेसिंग ऑफ ए कॉनिक इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म की ट्रेसिंग को शुरू करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी जब x फंक्शन किसका हो t का और y फंक्शन किसका हो t का। t की जगह कुछ और भी हो सकते हैं, थीटा या अदर कोई वेरिएबल। अगर x और y दोनों फंक्शन किसके हो t के, तो कर्व की जो फॉर्म होती है फॉर्म आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। और पैरामेट्रिक फॉर्म की आज हमको करनी है ट्रेसिंग। हमने लास्ट 3 वीडियो जो डाली है वो थी पैरामेट्रिक फॉर्म की बजाय कार्टेशियन फॉर्म, यानी कार्टेशियन फॉर्म की ट्रेसिंग, जिसके रूल्स और जिसके ऊपर मैंने 2 या 3 एग्जाम्पल भी आपको ट्रेस करा के दिखाई है। आज हम पैरामेट्रिक फॉर्म की ट्रेसिंग के कुछ रूल्स देखेंगे, क्योंकि रूल्स अगर आपको याद हो गए, इन रूल्स को आप एक अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लें, ताकि अगर नेक्स्ट कोई आप क्वेश्चन ट्रेस करेंगे तो आप उनको अच्छे से ट्रेस कर पाए। हमारे यहाँ पर ट्रेसिंग के जो रूल है उनमें सबसे पहला रूल आता है सिमेट्री। सिमेट्री का पहला जो रूल है वो है इफ ft remains unchanged when t is replaced by -t and phi2 changed to -phi-t, then the curve is symmetrical about the x-axis। यानी इस दिए गए कर्व में, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, अगर इस दिए गए कर्व में t की पोजीशन पर -t रखने पर phi-t के अंदर कोई चेंज ना हो और ft के अंदर कोई चेंज ना हो और phi-t के अंदर चेंज हो जाए, तो कर्व जो सिमेट्रिकल कहलाता है वो कहलाता है अबाउट द x-axis। एक बार दोबारा फिर ध्यान से सुनिए। अगर t की पोजीशन पर -t रखने पर ft के अंदर कोई चेंज ना हो और phi-t आपका चेंज हो जाए, तो कर्व आपका सिमेट्रिकल कहलाता है x-axis के। इसी का दूसरा पॉइंट, अगर t की पोजीशन पर -t रखने पर ft आपका चेंज हो जाए और phi-t के अंदर कोई चेंज ना हो, तो कर्व सिमेट्रिकल कहलाता है y-axis के। तो ये सिमेट्री अबाउट द एक्सिस बन गई, अबाउट द एक्स एक्सिस या अबाउट द वाई एक्सिस। इसी का थर्ड पॉइंट है, अगर ft और phi-t दोनों ही चेंज ना हो आफ्टर t रिप्लेस्ड बाय -t, यानी दिए गए कर्व में t की पोजीशन पर -t रखने पर ना ft चेंज हो और ना ही phi-t चेंज हो, तो कर्व आपका सिमेट्रिकल कहलाता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। नंबर सेकंड रूल जो है इसका वो है नेचर ऑफ द ओरिजिन। नेचर ऑफ द ओरिजिन, अगर t की पोजीशन पर हम 0 रखते हैं और t की पोजीशन पर 0 रखकर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x और y की। t की पोजीशन पर 0 रखेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 में t की पोजीशन पर क्या रखेंगे 0, तो आपका क्या निकल जाएगा x और y। x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको चेक करना है कि 0 0 जो पॉइंट है वो कर्व पर लाइज करता है या नहीं। अगर ये कर्व 0 0 से पास हो रहा है तो कर्व आपका ओरिजिन से पास कहलाएगा, अदरवाइज वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो किसकी वैल्यू निकलेगी। अगर मैं x बराबर 0 यहां रखूं तो x बराबर 0 रखने पर ft किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो किसकी वैल्यू निकलेगी, t की। जो t की वैल्यू निकली वो आप यहां पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, y की। दोबारा देखिए, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 कहां रखेंगे, ft के अंदर। अगर ft को 0 के बराबर रखें तो यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, t की, और t की जो वैल्यू निकली वो यहां पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की। x और y निकल जाएगा तो आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपका निकल के सामने आ जाएगा। यही प्रोसीजर आप दोबारा से रिपीट करेंगे। y की वैल्यू 0 रखेंगे phi-t के अंदर। अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो phi-t किसके बराबर होगा, 0 के। अगर phi-t को 0 के बराबर रखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ phi-t को 0 के बराबर रखता हूं तो phi-t को 0 बराबर रखने से किसकी वैल्यू निकलेगी, t की। t की जो वैल्यू यहां से निकली वही वैल्यू ft के अंदर रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की। तो x और y के मान निकाल के दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आ सकता है। तो इससे क्या निकलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशंस का मतलब हमें रेंज फाइंड करनी है x और y की, यानी फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ x एंड y। वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन पर, मैं निकाल के दिखाऊंगा। मतलब मैं x इसमें t की वैल्यू रखूंगा
और टी की वैल्यू रखकर ये चेक करूंगा एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही। ऐसे ही इसके अंदर भी हम टी की वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि एफ टी की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिनिमम कितनी आ रही और मैक्सिमम कितनी आ रही, वो कहलाएंगे इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है फॉर्म कौन सी है, पैरामेट्रिक, और पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट निकालने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा dy/dx। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/dx वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dy/dt और dx/dt का रेशो। अगर मैं इसमें रखूंगा dy/dt और dx/dt तो वैल्यू निकल जाएगी dy/dx, और यहां से हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आपका स्पेशल पॉइंट, और स्पेशल पॉइंट हम निकालते हैं एक आपका एक चार्ट बना के t x y और dy/dx, और वो रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे क्वेश्चन में रेंज कितनी गिवन है उसी के अकॉर्डिंग -2 पाई पाई 0 पाई। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, नेसेसरी नहीं है कि यही पॉइंट आपके होंगे, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आप x y dy/dx x y dy/dx x y dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर आप एक पेपर पर इसको प्लॉट करेंगे। यहां से प्लॉट करने पर जो कर्व ट्रेस होगा वो कहलाएगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी भी कर्व की ट्रेसिंग। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए, ये 6 पॉइंट्स हैं, और इसमें हम कभी कभी एक पॉइंट आपका ये भी ऐड कर लेते हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है एसिम्पटोट्स। लेकिन ये सारे ही पॉइंट नेसेसरी नहीं है कि हमें एवरी क्वेश्चन में सारे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एसिम्पटोट्स आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो अगर हमें जरूरत होगी तो हम निकाल लेंगे। अगर लगता है कि एसिम्पटोट की जरूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। हमारे कुछ पॉइंट्स दोबारा देखेंगे ट्रेसिंग करने के, कौन कौन से पॉइंट है। सिमेट्री में आपको 3 पॉइंट बताए, क्या या तो वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा, या तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, या तो वो लाइज करेगा ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। नंबर 2 पॉइंट है नेचर ऑफ द ओरिजिन। नेचर ऑफ द ओरिजिन का मतलब है हमें ये चेक करना है कि दिया गया कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तीसरा पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि दिया गया कर्व एक्सिस को कहां पर कट करता है। चौथा पॉइंट है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, ताकि हमें ग्राफ को प्लॉट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। पांचवा पॉइंट हमारा टेंजेंट। टेंजेंट हम चेक करेंगे इस फॉर्मूले से। और छठा पॉइंट है हमारा स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट का मतलब है हम ऐसा चार्ट पेपर बनाएंगे और इन पर ये वैल्यूज निकालने के बाद इनसे आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। इन्हीं चीज को समझाने के लिए आप इसे एक बार नोट जरूर कर लें। नोट करने से आपको फायदा होगा, जब आप घर जाके कुछ दूसरे क्वेश्चन और देखेंगे तो वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसी बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म का। हमारा क्वेश्चन है ट्रेस द कर्व x बराबर a t प्लस साइन t और y कोस टू 1 माइनस कोस टी। वैसे इसे साइक्लोइड बोलते हैं हम, लेकिन इस साइक्लोइड को ट्रेस कैसे करेंगे उसे ध्यान से देखेंगे आप लोग। हमारा पहला पॉइंट था, अभी आपको मैंने बताया था नंबर 1 पर सिमेट्री में आपको बताया था अगर t को रिप्लेस करें माइनस टी से तो हमें चेक करना था x और y कैसे मिलते हैं। अगर मैं t के स्थान पर माइनस टी रखता हूं तो आपको क्या मिला, a माइनस टी माइनस साइन टी, ए टी प्लस साइन टी विद माइनस साइन। आपने देखा होगा माइनस माइनस बाहर ले लिया इतना। एंड अगर मैं y को चेक करूंगा तो आपको मिला है a1 माइनस के कोस टी, क्योंकि कोस माइनस टी माइनस कोस टी के बराबर होता है, तो y कोस टू आ गया a1 माइनस कोस टी। ये रफ कार्य, रफ के लिए मैं आपको दिखा रहे थे, रफ कर दूंगा मैं भी आपका। अभी हमने क्या देखा, जब हमने t की पोजीशन पर माइनस टी रखा तो x का साइन चेंज हो गया।
अगर मैंने y में t की वजह से माइनस टी रखा तो y का साइन चेंज नहीं हुआ। जिसका साइन चेंज नहीं होता कर्व उसी के सिमेट्रिकल होता है। तो कर्व किसके सिमेट्रिकल हो गया? अबाउट द y एक्सिस। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। एग्जाम में इतना लिख दें हमारा काम हो जाएगा, पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। अब हमारे दो पॉइंट और थे, एक x एक्सिस और एक अबाउट द ऑपोजिट क्वाड्रेंट, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिमेट्रिकल के जो हमने 3 पॉइंट अभी आपको लिखवाए थे उनमें से एक ही पॉइंट आएगा आपका पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो सिमेट्री में आएगा इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। हमारा पॉइंट पहला समाप्त हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट था हमारा नेचर एट द ओरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट। वो आगे पीछे कर सकते हैं आप पॉइंट्स को किसी को भी। अगर मैं लेता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले पुट करेंगे इस क्वेश्चन में आपका ये कर्व जो सिमेट्रिकल है y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। ये कर्व y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो हम y बराबर अगर 0 पुट करते हैं इसके अंदर, या x बराबर 0 पुट करते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। अगर मैं y बराबर 0 पुट x बराबर 0 पुट करते हैं पहले, तो x बराबर 0 पुट करने पर हमको मिलेगा a t प्लस साइन t। क्या आप यहां से सोल्व कर पाएंगे? ये इक्वेशन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे ट्रांसकेंडल इक्वेशन से, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हम पुट करते हैं इसी के अंदर y बराबर 0। अगर मैं y बराबर 0 रखूंगा तो a1 माइनस के cos t, तो यहां से आएगा cos t बराबर 1, अर्थात t बराबर 0। इतना मैं आपका t बराबर 0। और आपको मैंने बताया था अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो किसकी वैल्यू निकलेगी? t की। और इसी t की वैल्यू पर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x की। देन x बराबर a 0 प्लस 0 अर्थात 0। तो यानी हमारा एट t बराबर 0 पर x भी 0 आया और y भी 0, यानी ये केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है एट 0 0। तो इट इंटरसेक्ट एट ओनली 0 0। हमारा एक पॉइंट था ओरिजिन, उसको भी बताने की जरूरत भी नहीं रहा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, हमें यही से पता लग गया है। पहला नंबर सिमेट्री बताया इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, क्योंकि y के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। नंबर 2 पॉइंट हम इंटरसेक्शन पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस चेक करते हैं। आपको बताया था x बराबर 0 रखने पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं? y बराबर 0। y बराबर 0 रखने पर t बराबर कितना मिला आपको? 0। और t की इसी वैल्यू पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका पॉइंट आ गया 0 0। तो ये जो कर्व है कोऑर्डिनेट एक्सिस को केवल 0 0 पर कट कर रहा है, अर्थात ये ओरिजिन पर ही कट करेगा कर्व को, उसके अलावा कहीं भी कट नहीं करेगा। नंबर 3 पॉइंट आपका ओरिजिन था, वो ओरिजिन हमने खत्म कर दिया है। तो हम यहां निकालते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है? हम चेक करेंगे y मैक्सिमम। y मैक्सिमम कब होगा आप चेक कीजिए। y जो हमारा फंक्शन है वो cos t पर डिपेंड करता है, और cos t की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। तो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर यहां में y को मैक्सिमम बनाना है तो ये बनेगा कब? इफ cos t बराबर हो -1, क्योंकि -1 रखने पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो यानी y की वैल्यू जो मैक्सिमम आएगी वो तब आएगी जब आपकी cos t की वैल्यू -1 हो। इसका मीनिंग कि y की जो वैल्यू होगी वो 2a होगी इफ, अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालूं तो कितना? पाई। इफ t इक्वल्स टू कितना? पाई। यानी t इक्वल्स टू पाई पर y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2a। अगर मैं इसी वैल्यू पर x की वैल्यू चेक करूं, व्हेन t बराबर पाई, तो t बराबर पाई इसके अंदर रखते हैं, x बराबर कितना मिलेगा? x बराबर मिलेगा a पाई प्लस साइन पाई, और a पाई प्लस साइन पाई की वैल्यू होती है 0, अर्थात कितना? a पाई।
कितनी वैल्यू मिली? a पाई। यानी हमारा t बराबर पाई पर y की वैल्यू कितनी मिली? 2a और x की वैल्यू कितनी मिली? a पाई। अब हम देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू। अगर हम देखते हैं y मिनिमम, अर्थात y मिनिमम कब होगा? जब cos t बराबर कितना मिलेगा? 1। अर्थात cos t बराबर 1 का मतलब t की वैल्यू 0। और इसे मैं लिखूं, अगर मैं 1 लिखूं तो 1 माइनस 1 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। इफ t बराबर 0, व्हेन t बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? अगर मैं x की वैल्यू देखूंगा तो a 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो हमारा जो y था वो कितना आया? मैक्सिमम 2a जब t बराबर पाई है, और y बराबर 0 मिनिमम मिला जब t बराबर कितना है जी आपका? 0। तो ये हमारा क्या मिल गया? y और x की मिनिमम, y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपकी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, टेंजेंट। टेंजेंट निकालने के लिए आपको फ्रॉम फर्स्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट से dx अपॉन dt निकालता हूं तो ये बनेगा a t का 1 sin t का cos t। dy अपॉन dt आपका बनेगा a 1 का 0 और cos का बनेगा sin t, और माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा a sin t, ये बनेगा a sin t। यहीं से अगर हम देखें dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बनेगा dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई? a sin t और a इंटू 1 प्लस cos t। a sin t को अगर हम ब्रेक कर दें तो ये बनेगा sin t बाई 2 cos t बाई 2, और इसकी वैल्यू होगी 2 sin स्क्वायर t बाई 2। साइन से साइन, 2 से 2, तो ये बनेगा a, ये बनेगा 10t बाई 2। ये बनेगी dy अपॉन dx की वैल्यू। टेंजेंट निकालने के बाद अब हम देखते हैं इस टेंजेंट की वैल्यू। इधर से मुझे रफ करना पड़ेगा, आप ध्यान से इसे नोट कर लेंगे। हम देखते हैं एट t इक्वल्स टू पाई। अगर मैं t इक्वल्स टू पाई पर अगर वैल्यू देखता हूं तो dy अपॉन dx हमें कितना मिलेगा? 10 पाई बाई 2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है? अगर हमारा dy अपॉन dx बराबर इन्फिनिटी मिल रहा तो इसका मतलब है टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब है टेंजेंट इज पैरेलल टू द पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हम इसी प्रकार t इक्वल्स टू माइनस पाई पर रखें, अगर हम इसी प्रकार एट t इक्वल्स टू पाई पर रखें माइनस पाई पर, तो यहां से dy अपॉन dx हमको मिलेगा 10 माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी का मतलब, इसका मतलब भी यही है टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस। एंड एट t बराबर 0 dy अपॉन dx इक्वल्स टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, और tan 0 की वैल्यू अगर 0 आ रही तो इसका मतलब है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां से हमें पता लग गया टेंजेंट हमारे क्या क्या मिल पा रहे हैं। सबसे पहले दोबारा देखें टेंजेंट से
हमने फ्रॉम फर्स्ट से सबसे पहले निकाला dx अपॉन dt, जहां पर t की वैल्यू 1 और sin t का cos t। dy अपॉन dt निकाला 1 का 0, cos t का माइनस sin t, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। तो यहां से dy अपॉन dx और dx अपॉन dt, dy अपॉन dt फाइंड किया और इनकी हेल्प से हमने वैल्यू निकाली dy अपॉन dx की। dy अपॉन dx की आपको वैल्यू मिली 10t/2। अब हमें 10t/2 का मतलब हो गया टेंजेंट। इस टेंजेंट का कैरेक्टर चेक करना है कैसा है एट द पॉइंट। एट द पॉइंट यानी दो पॉइंट हमें मिले थे, t बराबर पाई, t बराबर पाई पर हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिली 10π/2 और 10π/2 की वैल्यू का मतलब होता है इन्फिनिटी, और 10 इन्फिनिटी का मतलब अगर हमें 10 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही तो इसका मतलब है टेंजेंट आपका जो है पैरेलल टू द y एक्सिस। इसी प्रकार अगर हम 10t बराबर 0 पर निकाले तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी मिली 0, और dy अपॉन dx का 0 मिलने का मतलब है कि टेंजेंट आपका जो पैरेलल हुआ वो किसके हुआ, x एक्सिस के। तो अभी टेंजेंट दो मिल गए, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। और एक आपका मैंने लास्ट पॉइंट बताया था स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट के लिए मैंने एक आपको चार्ट बताया। इस क्वेश्चन में मैंने एक बात छोड़ दी थी आपकी, उस जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है रेंज -π टू π के बीच में भी इस कर्व को ट्रेस करना है। तो हम सबसे पहले एक आपका चार्ट बनाते हैं जिसमें कुछ वैल्यू में डिनोट करनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं t, नंबर 2 पर हम रखते हैं x, y और dy अपॉन dx। -π टू π बनानी तो हम पहले -π, -π/2, 0, π/2 और पाई के बीच में ही मैं वैल्यू आपके डिनोट कर रहा। आप x इक्वल्स टू -π पर ये अपने आप बना लेंगे देखकर चेक करके। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं -a π/2 + 1, 0, a π/2 + 1, a π, 2a, a, 0, a और 2a, -∞, -1, 0, 1 और इन्फिनिटी। ये आप लोग खुद वैल्यू रखकर देख सकते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को देखता हूं एट t इक्वल्स टू पाई पर, अगर मैं t इक्वल्स टू पाई रखता हूं तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 और t की वैल्यू पाई, तो a इंटू पाई a पाई। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू देखता हूं cos t यानी cos पाई की वैल्यू -1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 और 1 कितना 2, तो ये कितनी आ गई आपकी 2a वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने इस कर्व को रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। हमें इसे रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है -π टू π। तो हमने सारे पॉइंट निकाल लिए, सिमेट्री, इंटरसेक्शन पॉइंट, कैरेक्टर एट द ओरिजिन, आपका लिमिटेशंस, पांचों पॉइंट आपका टेंजेंट और ये आपके स्पेशल पॉइंट। चलिए चलते हैं इस कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं। इसको मानते हैं y एक्सिस और इसको मानते हैं x एक्सिस। हम ये पॉइंट बनाते हैं आपका पाई, इधर बना लेते हैं -π, π/2 कहीं बीच में ही होगा यहाँ पर, और इस पर वैल्यू 2a ये रख लेते हैं और इस पर वैल्यू 2a ये रख लेते हैं। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a पाई और 0 -a/0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। ये पॉइंट आपका 2a और ये माइनस के 2a। अगर ये 2a पॉइंट हो गया आपका y की वैल्यू। हमने सबसे पहले देखा था x बराबर 0 और y बराबर 0 पर हमें जो पॉइंट मिलेगा तो 0 0 मिलेगा
और इस पॉइंट 0 पर जो हमारा टेंजेंट है वो dy अपॉन dx बराबर कितना मिल रहा है 0, और dy अपॉन dx बराबर 0 मिलने का मतलब है ए टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जो कर्व की यहाँ पर शेप होगी वो आपकी हल्की सी ऐसी शेप होनी चाहिए। अगर हम इसे ऐसे बनाते हैं तभी ये टेंजेंट क्या बन पाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन पाएगा। हम इसे बना के छोड़ देते हैं। अगर मैं देखूं x बराबर, अगर मैं देखूं a पाई कहां पर मिलता है, हमारा a पाई मिलता है जहां पर y की वैल्यू कितनी है 2a। तो यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a पाई और 2a मिलेंगे, और ये पॉइंट आपका t बराबर पाई कहलाएगा। यहां पर जो टेंजेंट है वो है पैरेलल टू द y एक्सिस, यानी पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ये टेंजेंट का काम करना चाहिए। तो यहां जो कर्व की शेप होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, यानी ये क्या बनेगा इसका टेंजेंट। सेम इसी टाइप से यहां पर ये क्या बनेगा, इसका टेंजेंट बनेगा, और यहां पर कर्व आपका ऐसे बनेगा। तो हमारा मेन काम क्या है, ये आपका टेंजेंट बन रहा है पैरेलल टू द y एक्सिस, ये टेंजेंट बन रहा है पैरेलल टू द x एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूं, तो हम रफ ग्राफ बना रहे हैं, तो ये कर्व जो कहलाएगा आपका, ये कर्व कहलाएगा आपका साइक्लॉइड। अगर ये क्वेश्चन आपको रेस्ट्रिक्टेड ना करता -π टू π में, तो फिर हमें क्या काम करना था, हम दूसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर, जिसको हम कहते हैं 2π, और ये कोऑर्डिनेट होता है 2π और 0, और यहां चलता -2a π और 0। हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लेकिन अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना होती -π टू π, तब इस कर्व की शेप ऐसी ना होती। तब हम 2a π पर अगर मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, यहां पर 2a π जनरली है नहीं, लेकिन ऐड कर देता हूं। अगर 2a π ऐड करता हूं तो इस 2a π पर जो x की 2π अगर मैं ऐड करता हूं यहां पर, तो इस पर जो वैल्यू होगी वो होगी 2a π, और यहां पर कितना होगा, अगर मैं रखूंगा 0, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो हम देखते हैं कि इस 2π पर x की वैल्यू 2a π और y की वैल्यू 0। तो यानी हमारा जो ग्राफ बनता, जो आपका टेंजेंट होता, वो पैरेलल टू किसके बनता, x एक्सिस के। ऐसे ही यहां पर टेंजेंट किसके बनता, पैरेलल टू x एक्सिस के। और अगर ऐसे फिर हम आगे जाएंगे, लेकिन इस कर्व को हम ऐसे बना सकते हैं, और ये इतना, और फिर ये ऐसे ही आगे जाएगा। तो ये कर्व जो आपका होगा ऐसे ही चलता रहेगा, ये कर्व कहलाता है आपका साइक्लॉइड। लेकिन हमारी रेस्ट्रिक्शंस कितनी है, -π टू π। तो हमें कर्व केवल जो ट्रेस करना है वो केवल ट्रेस करना है इतने पॉइंट से इतने पॉइंट के बीच में। तो जो ये आपका एक्स्ट्रा कर्व है ये मैं बना के नहीं दिखाना, बना के दिखाना है केवल इतना कर्व -π टू π के बीच में। दोबारा से एक बार फिर रिपीट करते हैं। नंबर 1 पर सिमेट्री, सिमेट्री क्या बताया था, अगर t की पोजीशन पर -t, x के अंदर भी रखते हैं और y के अंदर भी रखते हैं। हमने देखा y के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कर्व सिमेट्रिकल किसके बन गया, y एक्सिस के। तो x एक्सिस और ऑपोजिट क्वाड्रेंट की बात हमारी खत्म हो गई। नंबर 2 पॉइंट था हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके लिए क्या बताया था, x को 0 रखना है, t की वैल्यू निकालनी, और यहां से जो t की वैल्यू निकलती है वही y के अंदर रखेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, या y की वैल्यू 0 रखेंगे और उससे किसकी वैल्यू निकलेगी, t की, और t की उसी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डेंस में किसकी वैल्यू निकालनी, x की। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर हम देखेंगे क्या ओरिजिन से कर्व पास हो पा रहा है या नहीं। तो हमें ओरिजिन यानी x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ उस पर t की वैल्यू निकालकर हम यहाँ सेटिस्फाइड करा के देख लेंगे कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। नंबर आपका 4th पॉइंट था लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब था x और y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। और 4th पॉइंट था ये आपका टेंजेंट। टेंजेंट हमने निकाला था, टेंजेंट देखेंगे उसका बिहेवियर कैसा है। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, या कुछ और मिल पा रहा है। और लास्ट पॉइंट है हमारा स्पेशल पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें कहीं पर एसिम्पटोट नहीं निकाला। मैंने आपको पहले भी बताया था एसिम्पटोट आपका हर क्वेश्चन में नहीं निकलेगा। जहां जरूरत होगी हम निकालेंगे, जहां जरूरत नहीं होगी हम छोड़ सकते हैं। अगर हमारे कम पॉइंट से भी बहुत सारी बार कर्व ट्रेस हो जाते हैं, तो हम उतने ही पॉइंट यूज करेंगे जितने से हमारा कर्व ट्रेस हो जाए।
डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने आता रहूंगा। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अदरवाइज आपके कुछ लेक्चर छूट सकते हैं। और इस चैनल को आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच।